हेलो, वेलकम अगेन टू ग्रेविटी क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पहला लेक्चर हो चुका था। उस पहले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज जो सेकंड लेक्चर है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। हाँ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम, दोनों इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में है टेम्परेचर, कैटलिस्ट, फिर क्या है इफेक्ट ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड नेक्स्ट वन इज पीएच ऑफ द मीडियम, ठीक है। नॉर्मली ये एसिड बेस रिएक्शंस के लिए डिस्कस होता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, किसके लिए, पोलर स्पीशीज के लिए। तो इनको एक बार जो है अलग अलग से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए। जो गैसियस सब्सटेंसेस होती हैं या गैसियस फेज जो होती हैं, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में लिक्विड फेज में एंड देन सॉलिड फेज में। तो फिजिकल स्टेट पे किस तरह से डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, गैसियस फेज में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, फिर लिक्विड फेज में और फिर सॉलिड फेज में। समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होमोजीनियस जो फेज होगी, होमोजीनियस, ठीक है ना, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू हेट्रोजीनियस फेज। बात समझ रहे हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जैसे कि सारी की सारी गैसेस हैं, सारे के सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। और एक में क्या है, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, होमोजीनियस से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिल्कुल इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लिया पानी में हम जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, क्रिस्टल की फॉर्म में, उसको अगर डिसॉल्व करें तो इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि पाउडर्ड फॉर्म में वही सॉल्ट लेकर के आते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड क्या होता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है ना, पार्टिकल्स का मटेरियल जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उनका सरफेस एरिया क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है केमिकल नेचर। नेक्स्ट क्या है, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले केमिकल नेचर बताने से पहले, ठीक है ना, हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ बॉन्ड देखना है। क्या देखना है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, जिनको तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, टू बी डिसोसिएटेड। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, टू बी डिसोसिएटेड। समझ रहे हैं, ठीक। यानी नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड्स का नेचर कैसा है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ रहे हैं, जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना, यानी बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच, बात समझ रहे हैं, उतनी ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कम आएगी, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ
प्रोडक्ट्स, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं? यानी जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ फैक्टर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, देखिए रेट पर किस तरीके से ये डिपेंड करते हैं। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, इसको अभी आगे डिस्कस भी करना है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन आर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। क्या बोला हमने? इफ, यहां पे लिख लेंगे कुछ पॉइंट्स, इफ कॉन्सेंट्रेशन of reactants is doubled, then rate of reaction, ठीक है ना, rate of reaction क्या होगा? concentration to the power ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, और वो भी कौन सा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? अगर ऑर्डर की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है ना, इफ ऑर्डर की वैल्यू हम क्या ले लें? 1, इफ ऑर्डर कितना ले लें? 1, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल्ड। ठीक है, जितना इनिशियल रेट था उसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। if concentration is halved, is concentration is halved for order is equal to 1, ठीक है ना, then rate of reaction, ROR का मतलब क्या है? rate of reaction भी क्या हो जाएगा? halved। समझ रहे हैं? इस तरह से। ठीक है, हाँ, दूसरा टर्म है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में पिछले लेक्चर में हमने एक रिलेशनशिप जो है डेवलप करी थी, डिराइव करी थी। ठीक है ना, वो क्या था कि P इज इक्वल टू क्या आ रहा था? CRT। P क्या आ रहा था? CRT। P क्या है? प्रेशर, C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि P जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ही क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम अगर ये बोलें कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? प्रेशर भी चेंज करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। यानी अगर हम आपसे ये बोलें कि इफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, इज ट्रिपल्ड, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रिपल, ठीक है ना, तो हेंस क्या हो जाएगा? प्रेशर इज ट्रिपल्ड। ठीक है, ठीक है, दैट इज, हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अंडरस्टूड है, ऑर्डर क्या लेंगे? ऑर्डर 1 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है ना, ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? 1। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। ठीक है ना, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्या होती है समझिए। रेट लॉ, देखिए अभी जो हमने एक टर्म लिखा है ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी एन एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग इन इट इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल R को हम क्या लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं और एक कोई कांस्टेंट k लगा लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे कि हमको दे रखा है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखें, रेट लॉ अगर लिखें, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है ना, ए की पावर ऑर्डर, ए की पावर ऑर्डर इंटू बी की पावर ऑर्डर, ठीक है ना। इसको ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 कर लेते हैं, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या थे, ए और बी थे, तो हम कहेंगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए की पावर ए क्यों नहीं लिखा, बी की पावर बी क्यों नहीं लिखा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, ये क्या है, रेट लॉ है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी ये जो ए के सामने स्मॉल ए और बी के सामने स्मॉल बी लिखा हुआ है ना, इसको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो वो होता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट लॉ हमें लिखना है, और रेट लॉ जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स हमको और नए मिल रहे हैं कि सर ये के क्या है और ये ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। तो के जो होता है, के को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, इसके कई नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले रेट के बारे में समझ लेते हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। द रेट लॉ, ये एक बात किसकी हो रही थी, रेट की बात हो रही थी, ठीक है ना, जो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात हमने करी। रेट लॉ रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। रेट लॉ कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द इक्वेशन for a given reaction, it can be find experimentally, experiments only, ठीक है। The rate law may not bear a simple relationship of stoichiometric equations। बात समझ में आई, इन कुछ पॉइंट से क्या समझ में आया, ठीक है। रेट लॉ को हम डायरेक्ट किसी रिएक्शन की इक्वेशन को देख करके नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। रेट लॉ किससे डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है उसी के बेसिस पे हम रेट लॉ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी केमिकल इक्वेशन को देख करके आप रेट डिसाइड कर रहे हो तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं होगी, वो क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए, रेट कांस्टेंट जो के की बात हो रही थी यहाँ पे कर लेते हैं के, ठीक है ना। के कई सारे नाम हैं, जैसे अभी हमने एक नाम लिया रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा वेलोसिटी कोफिशिएंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है ना। इसको के से डिनोट किया जाता है, ठीक। इसकी यूनिट्स के बारे में अगर बात करें, स्पेसिफिक रिएक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, R इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, ठीक है। इन जनरल क्या है, या इन जनरल क्या है, ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है,
ठीक है ना, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है ये क्या है ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या R इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक है ना। और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन डिसाइड कर लेते हैं, क्या होगा कि देखिए इफ कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन लिखा हो, इसको अगर हम ले लें कितना 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना आर, बात समझ रहे हैं, उसके इक्वल होता है। लेकिन कब, जब जितने भी आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कितना ले लें, यूनिट ले लें। यानी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आती है वही क्या कहलाता है, हमारा रेट कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है। चलिए यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखिए यूनिट आर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ठीक है, ओके। तो यहां से के की अगर वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगी, आर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ठीक है ना। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। चलिए आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट हम लोगों ने निकाली थी, क्या होता है आर क्या होता था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या आती थी, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है ना, पर टाइम। टाइम का मतलब क्या है, मिनट सेकेंड आवर्स, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। तो ये हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर को अगर हम स्मॉल एन से डिनोट करें तो ये जो फॉर्मूला है क्या रिड्यूस हो जाएगा, देखिए मोल पर लीटर टू द पावर, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, ठीक है, और पर टाइम, ठीक। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यूनिट जो है आपको याद रखनी है, क्या बोला हमने, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर टाइम, ठीक है ना। टाइम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है ना, डे, जो भी आपको दे रखा हो, इसका एक दूसरा भी फॉर्म है लिखने का, क्या, मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी ही तो होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं मोलैरिटी, ठीक है ना, की पावर 1 माइनस एन पर टाइम, ठीक। तो जो आपको अच्छा लगे वो ध्यान रखिए। ये यूनिट हो गई किसकी, रेट कांस्टेंट की, किसकी यूनिट हो गई, रेट कांस्टेंट की। यहां पर एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर, ठीक है ना, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, समझे। तो यहां से अगर हम के की यूनिट निकालें डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए तो क्या आएगी, देखिए एक तरफ हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरी तरफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। सबसे पहले जीरो ऑर्डर की अगर बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में आप जो है ना n की वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो यूनिट क्या बन के आएगी, मोल पर लीटर पर टाइम। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे सर n की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी डालेंगे 1, तो 1 - 1 0, और किसी भी एंटिटी की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, यानी ये तो पूरी वैल्यू 1 हो गई, यानी सिंपल इसकी जो यूनिट आएगी क्या आएगी टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, फॉर एग्जांपल सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, इस तरह से। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट पूछ ले, आप सिंपल n की वैल्यू पुट करके इससे क्या कर सकते हैं, उसकी यूनिट ऑफ k डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या डालेंगे यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये -1 आएगा, यानी कहने का मतलब क्या आएगा मोल इनवर्स, ठीक है ना, लीटर इनटू टाइम इनवर्स। ठीक है ना। इस तरह से यूनिट आप निकाल सकते हैं। कहेंगे सर फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। आपसे अगर बोला जाए कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए k की यूनिट बताइए, हम क्या करेंगे यहाँ पे n की जगह पे कितना डालेंगे हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 1 - हाफ यानी हाफ। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे मोल टू द पावर हाफ, ठीक है, इनटू लीटर टू द पावर -हाफ इनटू टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है ना। n की वैल्यू जितनी भी आपको दी जाए, इस जनरल जो यूनिट है k की इसमें रखेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन का आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। लार्जर द वैल्यू ऑफ k फास्टर इज द रिएक्शन, यानी k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी फास्ट क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्योंकि रेट के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के क्या है k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए k की वैल्यू जितनी ज्यादा, ठीक है ना, उतनी ही क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होती चली जाएगी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ k इज कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखिए k जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब k की ही बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रेट एंड रेट कांस्टेंट में सॉरी डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। इसको एक टेबल की फॉर्म में हमने बनाया है, इस पे ध्यान दीजिए। रेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, और रेट कांस्टेंट यानी k, ये r है और ये क्या है k है। रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है। और जबकि रेट कांस्टेंट क्या होता है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स हैं उन सबको हम क्या ले लें, यूनिट ले लें, यानी 1 मोल पर लीटर अगर रखते हैं तो R के इक्वल आ जाता है, वही रेट कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इट चेंजेस विद टाइम, इट चेंजेस विद टाइम, ठीक है ना, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट क्या होता है, उसके लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो है एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका रेट कांस्टेंट कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। के क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा।
इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। रेट क्या होता है, जीरो ऑर्डर को छोड़ करके टाइम और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और के के रेस्पेक्ट में क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। यूनिट, अभी हमने यूनिट की बात करी थी, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टाइम यानी मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, अभी हमने फॉर्मूला जनरल निकाला था, ठीक है ना। क्या आया था, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर टाइम, समझे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पूरी स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब इसके एक नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग ऑर्डर जो डिस्कस कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर है क्या, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जो रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो पार होती है, उनकी जो पार होती है या एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, उनका टोटल क्या होता है, सम, यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। किसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इसी को एक पॉइंट में देख लीजिए, द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे बोले कि ए बी सी ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि x, y, z क्या है, इनके रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स हैं, रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑर्डर यानी x, ठीक है ना। और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B टू द पावर, ये यहाँ पे इसको y कर लो तो ये y हो जाएगा, और C टू द पावर z, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल आपको ये ऑर्डर दिख रहे हैं, इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू A, ठीक। x क्या है यहाँ पे, x क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। y को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, और z सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू C। अगर इनको हम कंबाइन करें, कंबाइन करें, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर x, B टू द पावर y एंड C टू द पावर z, ठीक है ना। तो यही तो हमारी क्या बन गई, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा भी सकते हैं, तो ये क्या बन गई, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है ना। तो यहां से जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स यानी x प्लस y प्लस z। बात समझ में आई, ठीक है। अरे इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर्स है उन्हीं का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो ध्यान दीजिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए ऑर्डर जो होता है वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि ये डिसाइड होता है किससे, रेट लॉ से, और रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन किस पे बेसिस होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस डेटा होता है, ठीक है ना। जब तक हमें ये बताया ना जाए, ठीक है ना, कि इसका ऑर्डर इतना है, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। बात समझ में आई। तो हमेशा ये किसके बेसिस पे होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगली चीज देखिए, रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन ही दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है, बैलेंस करने पर जो भी हम लोग कोफिशिएंट्स यूज करते हैं 2, 1, 3 इस तरीके से, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी बैलेंस होने की जरूरत नहीं है इक्वेशन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी, ऑर्डर जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। क्या बोला हमने, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ठीक है ना, जीरो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विद द कंडीशन अंडर विच इट इज परफॉर्म्ड। ठीक, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। देखिए, जब भी डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सरफेस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक कंडीशन होती है, उसको ध्यान रखना होता है। वो क्या होता है, प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। देखिए, डीकम्पोजिशन सेम चीज का सेम सॉलिड सरफेस पे हो रहा है, सेम गैस का सेम सॉलिड सरफेस पे हो रहा है, लेकिन अगर यही प्रोसेस आप वेरी लो प्रेशर पे अगर कराएंगे तो ये ऑर्डर कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हाई प्रेशर पे कराएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, रिएक्शन दे रखी है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में बोला है कि ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A 2 है और विद रेस्पेक्ट टू B -1 है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान क्या देना है कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 और 1, और जबकि ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A तो 2 है, ये कोइंसिडेंटली जो इसमें सेम ले लिया गया है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जबकि B का क्या है, -1, ऑर्डर क्या है, -1, तो स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है ऑर्डर। सबसे पहले कह रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालिए। सबसे पहला क्या बोला है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, R = K टाइम्स A टू द पावर ऑर्डर कितना है, 2 है, और B टू द पावर ऑर्डर कितना है, -1। तो सिंपल, ये इस तरह से प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट, टोटल और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या बोला था हमने, रिएक्टेंट्स में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की जो पार होती है उसी का सम ही तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 ± 1, ठीक है ना। रिजल्ट कितना आएगा, 1, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर आपको एक्सप्रेशन दिख रही है ना केमिकल इक्वेशन की, ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, ठीक है ना। तो तीसरे का जो पहला है उसमें क्या बोला जा रहा है कि C को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है ना। C को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है ना। C यानी कॉन्सेंट्रेशन किसका, A का। तो कह रहे हैं रेट पर क्या चेंज होगा, ठीक है। तो रेट क्या होता है, रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के। और यहां पर ऑर्डर कितना आया है, 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि C की पावर 1 यानी C डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यूं, ठीक है। चलिए, अगर आप C को डबल कर रहे हो तो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे।
तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, रेट क्या हो जाएगा, डबल्ड, रेट क्या हो जाएगा, डबल्ड, समझे, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, बी नंबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस टू 1/3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना, कितना कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। तो हमें यह भी तो पता है कि बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, बी के रेस्पेक्ट में, हाँ यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जब भी अगर किसी एक के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहा है तो दूसरे को हमें अंडरस्टूड मान करके क्या चलना है, ठीक है ना, दूसरा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे पहले वाले में हमने क्या किया, ए को डबल किया, तो इसका मतलब ये है बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बी को 1/3 ले रहे हैं तो ए को आप क्या मानेंगे, ए को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर ओवरऑल कितना आया था, 1 आया था। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इफ क्या लिखेंगे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस्ड टू 1/3, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस आर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद में नेक्स्ट है वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम इज डबल्ड। देखिए अभी हमने क्या बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इज डबल्ड, ठीक है ना, अच्छा वॉल्यूम की बात हो रही तो इसकी बात नहीं करेंगे, एक मिनट, हाँ सी नंबर है ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इज डबल्ड तो हमें ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम। वो सिंपल क्या कर रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कॉन्सेंट्रेशन के ही आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन जनरल अगर हम बात करें तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर, ठीक है ना। ये जनरल हमने लिखा है, यहाँ पे ऑर्डर 1 था, ये जनरल आप ध्यान रखेंगे कि R जो होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख दें तो क्या किया गया है, वॉल्यूम अगर डबल किया गया है तो R क्या हो जाएगा, हाफ्ड, R क्या हो जाएगा, हाफ्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। R क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, A gives products, what is the order of the reaction if rate becomes half when concentration of A is 4 times, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब चेंज की बात कर रहा है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर चेंज इन रेट की अगर बात कर रहा है, ठीक है ना, चेंज इन रेट की बात कर रहा है तो हमें ये पता है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, N क्या है, ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि अगर चेंज इन रेट की बात करें, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है ना। और इसकी पावर ऑर्डर, इसकी पावर ऑर्डर, ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
इफ रेट बिकम्स हाफ, रेट क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक, टू द पावर ऑर्डर, ठीक। रेट कितना किया गया है, आधा किया गया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 टू द पावर -1, और इसको अगर लिखें तो ऑर्डर को अगर मैं n बोल दूं, क्या बोल दूं n, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n, यानी यहाँ से n कितना आ गया -½ कितना आया -½ यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया -½ बात समझ रहे हैं। अभी इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 3-4 एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देते हैं, उसके बाद में पूछता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी बताइए, ठीक है। या कुछ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज जो है स्किप कर देते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में दे देते हैं, बोलते हैं कि इसकी वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करके आप उसका ऑर्डर और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ रेट बिकम्स 9 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट बिकम्स कितना 9 टाइम, चेंज इन रेट, फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे, ये वाला, चेंज इन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा। तो चेंज कितना आया 9 का, और जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना किया गया है, ट्रिपल किया गया है, ठीक है, की पावर ऑर्डर। तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर ऑर्डर। कंपेयर करेंगे, बेस सेम है, n इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देखो एक तरफ आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू दे दी गई है, दूसरी तरफ बी की दे दी गई है, और उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.05 और बी 0.05 लिया तो रेट कितना था 0.045 था, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ चेंजेस किए हैं तो रेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सिमिलरली तीसरा डेटा भी इसी तरीके से है। पूछ क्या रहा है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है R इज इक्वल टू, अगर इसके लिए रेट लॉ लिखें, रेट लॉ अगर लिखें RL ई, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखें तो क्या आएगा K टाइम्स A टू द पावर X, ठीक है ना, 2 नहीं X, ठीक है, और B टू द पावर Y, B टू द पावर Y। अगर हमें यहाँ पर K, X और Y की वैल्यू पता चल जाए, हम क्या डिसाइड कर लेंगे, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन डिसाइड कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है आपको। देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में जब हम कर रहे थे तो किसी एक को कांस्टेंट मान रहे थे, ठीक है ना। अगर A और B 2 रिएक्टेंट्स थे तो एक को हम क्या करते थे, कांस्टेंट मानते थे, और दूसरे को हाफ, डबल या ट्रिपल करके उसके रेस्पेक्ट में रेट को चेंज करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें कोई 2 डेटाज ऐसे लेने हैं जो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे इसकी अगर बात करें, ठीक है ना, B का कॉन्सेंट्रेशन पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, कांस्टेंट है, जबकि A क्या हो रहा है, A क्या हो रहा है, डबल, यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, A के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो A के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, अगर A को हम डबल कर दें तो रेट कितना हो जा रहा है, देख रहे हैं रेट कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अभी हमने क्या बताया था, कि चेंज इन रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। इसको अगर लगाएंगे तो काम बन जाएगा आपका। चेंज इन रेट कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है।
चेंज इन रेट कितना हो जा रहा है, डबल, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू, ठीक, और ए का हम कितना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं ना, टू द पावर ऑर्डर, ठीक। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 1 आ गई, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बहुत सारी इक्वेशंस नहीं बनवाएंगे। वैसे तो इसका एक लॉन्ग फॉर्म भी होता है बोर्ड वगैरह के लिए सॉल्व करने का, कि पहले इसमें एक रिएक्शन लिखो, फिर इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है ना, फिर इसके साथ लिखो, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब x, y और k की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख रहे हो विद इन फ्यू सेकेंड ऑर्डर हमें मिल गया विद रेस्पेक्ट टू 1, क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अभी हमें y की भी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे n की जगह पे अगर x लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। यहाँ पे x ही लिख देते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, ये x। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए। अब देखिए सॉरी, हाँ देखो, अगर a को हम डबल कर दें, a को क्या कर दें, a के कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर दें, ठीक है, तो b का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर क्या कर दें हम डबल कर दें, ठीक है ना, a को डबल करना है और b को डबल करना है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कितना हो जा रहा है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसको लिखने पड़ेगा इसे, चलो इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फिलहाल। तो ये क्या बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज ऐसे समझ में नहीं आ रही हैं। पहले के लिए तो एक बन गया, पहला और तीसरा अगर देखा जाए तो अगर इसको 4 टाइम्स कर दिया गया है तो इसको 2 टाइम्स किया गया है, तब भी ये नहीं बना। एक्सप्रेशन इसके लिए लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। सबसे पहली एक्सप्रेशन क्या है, हाँ सबसे पहली एक्सप्रेशन है 0.05, ठीक है, इसकी पावर x इंटू 0.05 की पावर y, ठीक, इज इक्वल टू कितना आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट k लगा लेंगे 0.045, एक इक्वेशन ये आई, ठीक है। उसके बाद में k टाइम्स 0.010 की पावर x इंटू 0.05 की पावर y इज इक्वल टू कितना आया था 0.090, ये एक इक्वेशन हो गई। k टाइम्स 0.20 की पावर x इंटू 0.72, हाँ सॉरी, चलिए x की वैल्यू हमने लिख रखी है, ठीक है ना, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन सब x की जगह पर कितना रख लें, 1 रख लें, ठीक है ना। ये कितना हो गया, सब में 1 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो एक वेरिएबल आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, एक वेरिएबल y मिल जाएगा या k मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में अगर रिलेशन निकालोगे तो दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सिंपल डिवाइड कर दीजिए, किसको, पहले से दूसरे को, ठीक, डिवाइड करिए। तो पहले से दूसरे को अगर डिवाइड करोगे तो देख रहे हो सिंपल k तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये इधर समझ में आया 1/2, ये तो पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। एक मिनट, ऐसा करोगे तो फिर कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। रुकिए, ये ना करिए, दूसरा कर लीजिए। चलिए दूसरी और तीसरी जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करिए, k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, इनको अगर डिवाइड करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 हाफ बचेगा,
इंटू हाँ, यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2 टू द पावर y आएगा। देख रहे हैं ना, पावर सेम है, डिवाइड करोगे तो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 हाफ बचेगा, और उधर कितना आ जाएगा 0.72 था ना ये, ठीक है, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.720 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये डेसिमल रिमूव कर देंगे तो कितना आएगा, ये 0 भी चला गया, ठीक है, 1 टाइम्स 8 टाइम्स, यानी 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, बेस सेम हो गए, पार्ट्स को आप क्या करें इक्वेट कर दें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी 2 सॉरी, समझ में आया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b कितना आ गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब किसी भी एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू लिख करके आप क्या करो, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हम x और y की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू कितनी है 0.045, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे 0.05, इसकी पावर कितनी 1 इंटू 0.05 की पावर 2, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा k। चलिए इन्होंने तो k की वैल्यू कैलकुलेट कराई नहीं है, मैंने कैलकुलेट करा दी है, सिर्फ x और y की आपको वैल्यू निकालनी थी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए x की जगह पर कितना आ जाएगा, x की जगह पर 1, यानी r आपका आ जाएगा a की पावर 1 और b की पावर 2। ये आपसे पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है, 4th नंबर, ठीक है ना, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन 2a plus b gives c plus d. The following kinetic data were obtained in 3 separate experiments all at 298 Kelvin, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सारे डेटास जो है कैलकुलेट किए गए हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर्स ये दे रखे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और ये क्या है बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है डबल्ड कर दिया गया है, कैसा डबल्ड, ठीक है। लेकिन रेट क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट क्या है कांस्टेंट है, रेट क्या है कांस्टेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। अभी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, ठीक है ना, उसमें हमने बोला था कि रेट जो होता है, ठीक है ना, रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट रेट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका रेट, ठीक है ना, कांस्टेंट रहे, जबकि आप क्या करें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं किससे, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया कि चेंज इन रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। यहां से 2 एक्सपेरिमेंट्स में देख लीजिए, इसको तो हमने कांस्टेंट ही रखा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में आप क्या करें चेंज निकालें तो क्या आएगा, देखिए इसको हमने क्या किया है डबल किया है, इसको हमने क्या किया है डबल किया है, नहीं एक मिनट, आर को डबल नहीं किया है, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने डबल किया है तो आर क्या है, और क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है,
यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 वैल्यू किसकी होगी यानी इस पूरे की वैल्यू क्या कर दें, अगर इससे अगर निकालोगे तो चेंज ऐसे सही नहीं आएगा, एक मिनट, इससे अगर निकालोगे चेंज कुछ नहीं आ रहा है। डायरेक्ट आप इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, कैसे कि अगर आप रेट अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जबकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इफ रेट इज कांस्टेंट with respect to change in concentration of reactant, ठीक है, then the order is 0, ठीक है ना, ऑर्डर कितना होगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ओके। यानी अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखें, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, R इज इक्वल टू के टाइम्स A टू द पावर कितनी X और B टू द पावर Y, ठीक है। तो यहाँ पर हमने Y कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया है 0, ठीक है, और x हमें कैलकुलेट करना है, x हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है ना, B और B का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट में कितना चेंज आ रहा है, रेट आ रहा है डबल हो जा रहा है, रेट कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करें और B के कॉन्सेंट्रेशन को आधा करें, तो रेट क्या कर रहा है, डबल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो B पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ A पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर हम A को डबल करें तो रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो यहां से ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहां से आपको x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 1। समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, रेट लॉ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C, रेट लॉ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C। तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के A टू द पावर 1 और B टू द पावर 0, ठीक है ना, B टू द पावर 0। यानी सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, के A, इसकी पावर तो 0 हो गई ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर फॉर्मेशन के टर्म में लिखें तो क्या आता है, ये प्लस DC ओवर DT। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई है नहीं, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। समझ में आया, इस तरीके से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो एट 975 केल्विन। इसमें पूछ क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको भी। जैसे इन 2 डेटास की बात करें, इसमें आप ध्यान दिया करिए कि कोई 2 डेटा, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स के क्या हो, अगर कांस्टेंट हो तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि रेट में किस प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, तो आंसर आसानी से निकलेगा। जैसे कि इसकी अगर हम बात करें तो NO का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना किया गया है, 3 टाइम्स किया गया है, कितना 3 टाइम्स किया गया है। और जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है चेंज, 3 टाइम्स। इसको अगर हम 21 इंटू 10⁻⁻9 लिखें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 10 के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएंगे। यानी ये कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है।
इसको अगर कांस्टेंट रखें तो ए में जो चेंज हो रहा है वो कितना 3 टाइम करने पर, ठीक है ना, ऑर्डर कितना हो जा रहा है 3 टाइम हो जा रहा है, ऑर्डर चेंज इन ऑर्डर कितना 3 टाइम्स, ठीक। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है 3 टाइम्स, यानी ऑर्डर कितना आ गया n की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी 1 ठीक है, यानी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Na कितना हो जाएगा 1, ठीक। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से टिक करके आएंगे। ये कब आया था, जेईई मेंस 2021 में आया है क्वेश्चन, 2 साल पहले की बात है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे इसमें भी क्या पूछ रहा है, NO पूछ रहा है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 साल लगातार एक क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए NO के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और ये दे रखी है NO के रेस्पेक्ट में। चलिए देखिए अगर इसको हम कांस्टेंट रखें, ये क्या है कांस्टेंट, ठीक। NO की वैल्यू कितनी हो जा रही है आधी, NO की वैल्यू कितनी हो जा रही है आधी, ठीक है ना। और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स या 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। कितना इनिशियली 1.35 था, ठीक है ना, और बाद में कितना हो गया 0.033, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये कितना है 1/4 टाइम, यानी कहने का मतलब ये है रेट चेंज इन रेट कितना है 1/4 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/2 टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 2022 का एक क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितनी आसानी से, तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो वहाँ पे जैसे देखोगे तुरंत टिक मारोगे। ये सब सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, 1/4 = 1/2 ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है लिखना है, आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन X एंड Y इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and 0 order with respect to Y, ठीक है ओके। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख लें तो ये कह रहे हैं कि कोई एक रिएक्टेंट X है एक Y है, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू X, ठीक है, और 0 और Y के रेस्पेक्ट में कितना है ऑर्डर 0, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एग्जामिन द डेटा ऑफ द टेबल एंड कैलकुलेट रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ M एंड L। M और L की वैल्यू निकालिए, उसका क्या करें रेशियो ले लें। जैसे देखिए किसी एक में कांस्टेंट वैल्यू अगर हम देखें तो हमें ऑर्डर तो पता ही है, तो सिंपल क्या करें इक्वेशन ही बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। अगर इन दोनों को ले लें तो यहाँ से M नहीं मिल रहा है, चलो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। जैसे पहली और दूसरी बना लेते हैं, क्या बनेगी, हाँ R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻³ = K टाइम्स X की वैल्यू 0.1, ठीक है, और Y पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, या लिखना चाहो तो लिख लो। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कितनी बोल रहा है कि 4 गुना रेट हो जा रहा है, 4 गुना रेट हो जा रहा है, वो सॉरी 2 गुना हो जा रहा है। कब, देखो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, रेट कितना हो जा रहा है 4 गुना सॉरी 2 गुना हो जा रहा है। इसको एक बार शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रेट कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, जबकि y भी कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। रेट अगर 2 गुना हो रहा है लेकिन y
पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, k इंटू एल इंटू कितना आएगा 0.2, इसको लिखने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करें या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें कितना आ जाएगा। देखिए तो ये डिवाइड करने पर 2 आएगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो 1 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल कितना k कैंसल आउट, तो l डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कहने का मतलब ये है कि l की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.2, ठीक, l की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है, जैसे ये दे रखा है कितना m इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, और y की वैल्यू नहीं लिख रहे क्योंकि ऑर्डर 0 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कितना होगा 0.1, ठीक है। चलिए डिवाइड कर दीजिए, फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 4 है, तो आप डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो m/2 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा m/2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 8, m की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक। अब कह रहे हैं कि m और l का रेशियो बताइए, तो m और l का रेशियो निकाल लीजिए, m डिवाइडेड बाई l, 8 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है, तो कितना हो गया 40, 40 कितना आएगा 40, यहाँ पे कितना लिख देंगे 40, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रिजल्ट्स गिवन इन द बिलो टेबल वर obtained ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल डेटास दे रखे हैं। हाँ, कह क्या रहे हैं x एंड y इन द गिवन टेबल आर रेस्पेक्टिवली। चलिए इसको भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे रेट लॉ लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा r इज इक्वल टू k टाइम्स a टू द पावर x और b टू द पावर y, ठीक, ओके। और कोई एडिशनल डेटा तो हमें पता नहीं है। चलिए सबसे पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर हम a का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो b क्या हो जा रहा है डबल, b क्या हो जा रहा है डबल, और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻3, यानी इसमें चेंज कितना आ रहा है 4 टाइम्स का। कहने का मतलब ये है कि b को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेट कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स। r जो है चेंज इन r कितना है 4 टाइम्स, जबकि चेंज इन b कितना है 2 टाइम्स, ठीक है ना। उसकी पावर क्या आएगी ऑर्डर, इसकी पावर क्या आएगी ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या इसको x बोल देते हैं x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई कि नहीं आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। पावर्स को आप कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a आ गया कितना, नहीं ये x नहीं y है, क्योंकि a को तो हमने कांस्टेंट रखा है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y आया है, कितना आया 2। चलिए कोई और डेटा देखते हैं, तो अननोन है, ठीक। ये पहला और तीसरा डेटा देखिए, अगर इसको हम क्या रखें कांस्टेंट रखें तो a को डबल करने पर इसको हम इस तरीके से लिख लें 12 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। a को डबल करने पर
रेट कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि रेट कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, और जबकि ए को भी हमने क्या किया है, 2 गुना किया है, यानी यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ठीक है, अब क्या बचा है, के की वैल्यू बची है, के की वैल्यू बची है, और पूछ रहे हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, k टाइम्स 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0.1 और 0.1 की पावर 2, ठीक है, तो 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर 3। 0.1 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को हम क्या लिखेंगे, 1/10, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी कहने का मतलब है ये और ये कैंसल आउट, सिंपल कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर k की भी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हम k की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। एक मिनट, हाँ, तो ये था r इज इक्वल टू 6 इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल एक रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए, क्या आएगा, आएगा x की पावर 1 इंटू 0.2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 6, 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू डिवाइडेड बाई 0.04। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स यानी 1.2। ठीक है, अगर इसमें एक 0 बढ़ा लें तो ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, तो ये कितना आ गया, 120/4, और 120/4 को हम कितना लिख सकते हैं, 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, यही तो आएगा। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। ठीक, यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई। y की वैल्यू अगर निकालें तो क्या है कि 6 इंटू 0.3 की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2 इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। चलिए निकालिए, क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, 0.3 अगर उधर लेकर के जाओगे, या एक काम करते हैं, इधर से ही डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ेगी, एक मिनट, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। कि थोड़ा सा वेट करिए, हाँ, यहाँ पे हमें एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है। ठीक, 0.3 y 2.88। चलिए
यानी एक्सप्रेशन हमारी क्या आई थी, सॉरी यानी एक्सप्रेशन क्या आई थी, देखिए एक्सप्रेशन क्या आई थी 6 इंटू 0.3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻⁻1 यही तो आया था। यहाँ से वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.3, 6 इंटू 0.3, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो अगर बढ़ा लें तो ये पॉइंट कैंसल आउट, ठीक। ये 4 टाइम्स चला जाएगा 28 में, कितना बचा 4 और 8 टाइम्स, ठीक है, कितना 8 टाइम्स। चलिए तो अब कितना बचा, अगर अब इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा और ये 1 और कितना 6, ठीक है। हाँ तो ये कितना बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये ऊपर 16 नीचे 10, ठीक है, 16 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.16 आएगा ना, 0.16, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0.16, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आई थी 0.3 और y की वैल्यू कितनी आई है 0.4, ठीक है ना। चलिए प्रीवियस स्लाइड में देखिए, प्रीवियस स्लाइड में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, x की वैल्यू 0.3 और y की वैल्यू 0.4, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये सेकंड नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत करवाई लेकिन सही है। चलिए ये यहाँ पे सॉल्व करके हमें बताना पड़ रहा है, अपने आप जब सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से होगा। हाँ नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑर्डर और रेट लॉ को डिटरमाइन करते हैं, जैसे देख लीजिए। देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि N2O5, ठीक है ना, 4NO2, और इसका जब रेट लॉ लिखा गया है, ठीक है, तो रेट लॉ जो है, ये एग्जाम्पल बता क्या रहा है कि रेट लॉ जो है ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जनरल केस में, ठीक है ना, यानी इन पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ओजोन से जो ऑक्सीजन बन रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को भी यूज किया है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है, ठीक है ना, या R इज इक्वल टू K टाइम्स एंड कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का लेते थे, लेकिन यहाँ पर किसका लिया है हमने, प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व किया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा ना दिया जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी यूज किया है। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं NO क्या है, कैटलिस्ट की तरीके से वर्क कर रहा है। NO क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। कहेंगे सर कैटलिस्ट आपको कैसे पता चला, प्रोडक्ट में आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल देख रहे हैं, नहीं है ना, इसका मतलब NO क्या है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैटलिस्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन ये हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी जाए। इसी को हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, डू यू नो रेट लॉ जनरली इन्वॉल्व्स concentration of reactants but it may involve concentration of products and catalyst, ठीक है ना।
इट मे नॉट इन्वॉल्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, इन द रेट लॉ इक्वेशंस। ऑन चेंजिंग द स्टोकियोमेट्री रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन may change but rate of reaction of the particular substance can't be changed। ये जो है पहला लेक्चर जो हमने बात करी थी उसकी बात हो रही है कि रेट विद रेस्पेक्ट टू एनी सब्सटेंस, ठीक है ना। जैसे रिएक्टेंट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में ए है, ठीक है ना, तो उसके डिसअपियरिंग की अगर बात करें तो यही तो लिखते थे, तो ये क्या आता था, इसमें कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पे जो भी होता था वहाँ पे लिख देते थे कि ये है, ठीक है ना। तो इसमें कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं हो रहा है, यानी किसी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर सकता है, ठीक है ना। रेट समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर था, आई होप थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा थे, थियरी कम थी, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है ना, ऑर्डर और इसमें डिफरेंस क्या होता है, या इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।